आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12th के न्यू सेंटर ऑफ पावर, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है, उसका अगला पार्ट। न्यू सेंटर ऑफ पावर को यानी कि शक्ति के केंद्र, नए केंद्र को हम अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के नाम से भी जानते हैं। अब जो है इसका नाम बदलकर न्यू सेंटर ऑफ पावर कर दिया गया है। इससे पहले इसका नाम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र था। तो आज हम जो ये पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इस पार्ट के अंदर हम आज देखेंगे सार्क को। सार्क देखते हैं आगे क्या है सार्क के विषय में। सबसे पहले हम सार्क को देखते हैं। सार्क में क्या आता है? सार्क जो है एक रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल यूनियन है 8 कंट्रियों का, यानी कि क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संगठन है 8 कंट्रियों का। और ये 8 कंट्रियाँ हैं जो है दक्षिण एशिया की 8 कंट्रियाँ हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है सार्क का। ये सार्क की फुल फॉर्म है। सार्क का मतलब था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में दक्षेस कहा जाता है। दक्षेस का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको कुछ देश दिखाई दे रहे हैं और इस मैप में भी आपको कुछ देश दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है और ये तो इंडिया है ही। तो कितने देश हुए? और ये मालदीव, ये मालदीव है। तो कितने देश हुए? 1 2 3 4 5 6 और एक ये नेपाल 7। तो 7 देशों का क्या ये गठबंधन है। लेकिन आपको यहाँ पर एक और दिखाई दे रहा है पार्ट, ये जो है अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान जो है 8वां देश है जो इसमें शामिल होता है। इसके विषय में हम बाद में देखते हैं, पहले इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या है। तो 1980 में सार्क की स्थापना का विचार रखा गया था सबसे पहले। फिर अप्रैल 1981 को 7 देशों के जो विदेश सचिव थे, अभी 7 देश कौन कौन से? 7 देश मैंने आपको बताया है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। तो इन 7 देशों के विदेश सचिव थे जो मिलते हैं कहाँ पर? श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है कोलंबो। तो यहाँ पर ये देश पहली बार मिलते हैं। फिर उसके बाद 1983 में ये 7 देशों के विदेश मंत्री दोबारा बैठक करते हैं, जहाँ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की घोषणा को स्वीकार किया जाता है, यानी कि दक्षेस की घोषणा को स्वीकार किया जाता है। फिर एक दिन आता है दिसंबर के महीने में 8 तारीख को और 1985 में। कब? 1985 में। और ये जो 7 देश हैं, इन सभी 7 देशों के जो प्रमुख हैं वो मिलते हैं और बैठक करते हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की एक राजधानी है ढाका, उस जगह पर ये सभी देश आपस में बैठक करते हैं। और फिर उस दिन यानी किस दिन? 8 दिसंबर 1985 को औपचारिक रूप से सार्क का निर्माण कर दिया जाता है। अभी जैसे कि आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में यहाँ पर क्या है? ये अरब सागर है। इधर देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है। इधर देखते हैं तो क्या है? हिंद महासागर है। और ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है? हमारा हिमालय पर्वत है, यानी कि हिमालय पर्वत से घिरा हुआ एरिया है ये। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सार्क के मुख्यालय के विषय में। फाउंडर कंट्री जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये इसकी फाउंडर कंट्रीज़ है। लेकिन 3 अप्रैल, कब? 3 अप्रैल 2007 में एक नया देश इसके अंदर शामिल होता है, जिसे हम अफ़गानिस्तान के नाम से जानते हैं। और ये जो सम्मेलन था, ये 14वां सम्मेलन था। और ये 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये 14वां सम्मेलन इंडिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंडिया में। किस जगह होता है इंडिया में? इंडिया में ये दिल्ली के अंदर हुआ था। इसके कुछ पर्यवेक्षक देश भी हैं। पर्यवेक्षक देश यानी कि पर्यवेक्षक का मतलब होता है सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र देश भी है, जिसमें कौन किस किस को सुपरवाइज़र रखा गया है? अमेरिका को, और
साउथ कोरिया और रसिया या सोवियत संघ को इसका पर्यवेक्षक देश रखा गया है। अभी तक इसके जो है 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 19वां सम्मेलन जो कि पाकिस्तान में होना था, लेकिन उसको जो है रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसमें भारत के अलावा कुछ और कंट्रियाँ थी वो शामिल नहीं थी। और वो कौन कौन सी कंट्री थी? बांग्लादेश, भूटान और अफ़गानिस्तान। इन सभी देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, जिसकी वजह से ये रद्द हो गया था। और जो रद्द हुआ था वो 19वां सार्क सम्मेलन था। और ये कब किया जाना था? ये 2016 में किया जाना था। कहाँ पर? पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। इसके बाद 2020 में इसका 20वां सम्मेलन होना है। और ये 20वां सम्मेलन भी कहाँ पर होना है? इस्लामाबाद में होना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सम्मेलन जो 2020 में होने वाला है ये भी रद्द हो सकता है, क्योंकि जो विश्व की कंट्रियाँ हैं और साथ ही साथ जो सार्क की कंट्रियाँ हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सामने एक शर्त ये रखी है कि पाकिस्तान को अपने यहाँ से आतंकवाद यानी कि टेररिज्म को ख़त्म करना है। लेकिन पाकिस्तान ने टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए हैं, जिसकी वजह से इस सम्मेलन के भी रद्द होने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सार्क है, सार्क का जो ऑफिस है वो काठमांडू में। और काठमांडू क्या है? ये नेपाल की एक राजधानी है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये सार्क दिख रहा है, सार्क सेक्रेटेरिएट। ये सार्क के ऑफिस की ही पिक्चर है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। ये मैंने कुछ लिख दिया है, इसकी वजह से जो है आपको दिखाई नहीं दे रही। 1 मिनट में ये सबको साफ़ करता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे सके। तो अब आप इजीली देख सकते हैं, ये सार्क के ऑफिस की पिक्चर है। और इसमें आपको सार्क का एक झंडा भी दिखाई दे रहा है। ये सार्क का झंडा है वाइट कलर का। ठीक है, इसमें एक निशान बना हुआ है जिसमें जो है बतख, मतलब 2 साइड से जो है बतख आ रही है। एक इस साइड से आ रही है, एक इस साइड से आ रही है। और बीच में जो है कुछ देशों के जो है देशों के प्रतीक के आधार पर कुछ निशान बने हुए हैं। वो 8 ही निशान हैं। अब आगे चलते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, इसके जो पहले सेक्रेटरी थे वो कौन थे? अब्दुल हसन। और कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। और 1985 में इसके अध्यक्ष बने थे। इसका जो अध्यक्ष बनता है या सेक्रेटरी बनता है वो 3 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 3 साल के लिए होता है। इसके जो प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी हैं, इस के अध्यक्ष हैं, वो कौन है? इसाला वीराकून। और ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। ये कब बने? 1 मार्च 2020 में। और ये इनका कार्यकाल कितने साल तक का रहेगा? 3 साल तक का रहेगा। भारत के लोग भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। भारत के जो किशोर भार्गव 1989 में इसके अध्यक्ष रहे थे। दूसरी बार शील शर्मा, कौन? शील शर्मा इसके अध्यक्ष रहे थे। और ये कब रहे थे अध्यक्ष? ये रहे थे 2008 में। आगे चलते हैं। अब आता है कि इसके उद्देश्य क्या है, यानी कि सार्क के कुछ उद्देश्य हैं। वो क्या क्या इसके उद्देश्य रखे गए हैं, क्योंकि सार्क बनाया गया है तो सार्क जब बनाया गया है तो इसके कुछ ना कुछ उद्देश्य भी होंगे। तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहला आता है सोशल वेलफेयर एंड क्वालिटी इन लाइफ, यानी कि सार्क के जो देश है उन देशों में जो रहने वाले लोग हैं उन सभी लोगों के जो जीवन स्तर है उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और समाज कल्याण के लिए काम किया जाए। ये इसका पहला उद्देश्य है। इसका दूसरा उद्देश्य सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास। ये इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी दूसरा इसका उद्देश्य है। जो इसके जो सहयोगी देश हैं, यानी कि जो सार्क के जो सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों का सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो और सांस्कृतिक विकास हो। नेक्स्ट इसका आता है कोऑपरेशन विथ इंटरनेशनल यूनियन, यानी कि
जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना भी इसका क्या रहा है, उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि आपको पता है क्या है, यूएनओ, ठीक है, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ईयू, ईयू, ईयू क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहयोग करना भी इसका क्या रहा है, एक उद्देश्य रहा है। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट इन कोऑपरेशन विद डेवलपमेंट कंट्रीज़, यानी कि जो विकासशील देश हैं, सार्क के सदस्यों के अलावा जो विकासशील देश है, उन सभी देशों के साथ सहयोग करना भी इसका उद्देश्य रहा है। इसका एक और उद्देश्य है क्या, मोदी जी का नारा मतलब आत्मनिर्भरता, यानी कि इसके देश जो सदस्य देश हैं वो आत्मनिर्भर बने, इसका एक उद्देश्य ये भी रहा है। इसका एक अन्य उद्देश्य आतंकवाद को ख़त्म करना भी रहा है। आतंकवाद को ख़त्म करना रहा है, तभी तो पाकिस्तान में जो 2016 में जो समिट होना था उसको कैंसिल कर देगा। वो कैंसिल क्यों करेगा, मेन उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कोई विशेष कदम नहीं उठाए थे। और अभी 2020 में जो इसका 20वां सम्मेलन होना है वो भी खतरे में पड़ गया है। उसके खतरे में पड़ने की वजह क्या है, उसके खतरे में पड़ने की वजह भी यही है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ या आतंकवाद को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो हम कह सकते हैं इसका एक उद्देश्य क्या है, आतंकवाद को समाप्त करना। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद आता है साप्टा। साप्टा क्या है, अब साप्टा का अर्थ क्या है, साप्टा का मतलब था साउथ एशियन, ये प्रीपरेशन नहीं, ये प्रीफेरेशन है। तो प्रीफेरेशन ट्रेडिंग अरेंजमेंट है इसका अर्थ। तो इसकी जो स्थापना होती है 7 दिसंबर, कब, 7 दिसंबर 1995 में, कब, 1995। तो 7 दिसंबर 1995 को इसकी स्थापना होती है। और इसके अंतर्गत सार्क देशों ने अनेक व्यापारिक बाधाओं को हटा लिया, यानी कि जो आपस में जो इन कंट्रियों में जो व्यापारिक बाधाएं थी, व्यापारिक बाधाएं यानी कि लाइसेंस या फिर बोल सकते हैं जो कर लगता था, उसको क्या कर दिया, उन्होंने हटा दिया था और एक दूसरे को आर्थिक सहयोग दिया। इसके बाद आता है साफ्टा। साफ्टा का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि रीजन। तो इसकी जो स्थापना होती है, इसके ऊपर जो संधि की जाती है 6 जनवरी 2004 में साफ्टा संधि पर सभी देशों ने सहमति दी थी और 1 जनवरी 2006 में यह अस्तित्व में आ गया। क्या अस्तित्व में आ गया, साफ्टा। कब आया था अस्तित्व में, 1 जनवरी 2006 में। और इस पर सहमति कब बनी थी, 6 जनवरी 2004 में इस पर सहमति बनती है। इसके माध्यम से सभी देशों में सार्क सदस्यों के सामान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो सार्क के जो देश हैं, सार्क के देश कौन कौन से हैं, जो 8 देश हैं, जिसमें जो है बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है और तुम्हारा नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है। तो ये जो 8 देश हैं, ये 8 देश अगर एक दूसरे देश में अपना सामान भेजेंगे तो उस पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा। ठीक है। और इस समझौते के माध्यम से 2007 तक जो सीमा शुल्क लगता था, क्या सीमा शुल्क लगता था, यानी कि दूसरे देश में जो निर्यात किया था उस पर जो सीमा शुल्क लगता था 2007 में, उसको कम कर दिया गया। कहाँ तक ला दिया गया, उसको जो है 20% तक कम कर दिया गया। कितना, 20% तक। ये 20 है, ये 6 लग रहा है देखने में, लेकिन ये 20 है।
ठीक है, 20% तक कम कर दिया गया। और राजनीतिक मसलों पर सहयोग भी दिया गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और पूरी तरह से पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मुझे उत्साह मिलता है और आत्मविश्वास मिलता है वीडियो को बनाने का। तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।